देखा जाता है कि आपने जैसा कि फरमाया कि बेटी ने अपने पिता की भी लाज रखी, पति की भी लाज रखी, बहुत अच्छी बात है। इन संस्कारों को जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है उनका मैं नमन करती हूँ, सादर नमन करती हूँ। पर इस चीज़ को मुझे लगता है कि बराबरी में लेके आना चाहिए। बेटे को भी वही प्रॉपर तरीके से चीज़ समझानी चाहिए। बेटी को समझाते हो आप, दूसरे कुल में जाके आपको देखना है, बेटे को भी समझाएगी, उसका ध्यान रखना। मैं करिश्मा हाड़ा करनी कृपा संस्थान की चलाती हूँ। 20 से ज़्यादा संस्थाओं की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसान जागृति योजना और समाज कल्याण की ब्रांड एम्बेसडर भी मुझे हाल फिलहाल विरोधी क्षेत्र खड़ी हुई बेटी। हमारे बीच में दीपिका जी पधारे हुए हैं और संगठन से जुड़ी हुई हैं यहाँ पे, और दहेज की जो कुरीतियाँ हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं आप। जैसे आज ये जो प्रोग्राम हुआ है, कार्यक्रम हमने रखा हुआ है, दहेज एक ऐसी कुरीति है जो मैंने पहले भी बोला था कि जो हमें अंदर से ही खाई जा रही है दीमक की तरह। हम बाहर जाते हैं या हमारे जो राजपूत समाज में एक ऐसा है कि इसको हम एक स्टेटस सिंबल आप इसको मानते हैं कि इतना दहेज आया, ये गाड़ी आई, जो भी है, तो उस चीज़ को स्टेटस सिंबल नहीं बना के हमें दहेज को एक प्रवृत्ति के रूप में हम लेंगे, तभी हम आगे जो समाज का जो उत्थान है वो हो पाएगा। क्योंकि आप जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि एक बेटी किसी के घर जाती है तो आपका है कि आपको कन्यादान हुआ है, एक कन्या आपके घर में आ रही है, तो उससे बड़ा दान तो एक माँ बाप कोई कुछ हो नहीं सकता है। तो ये जो हमने क्षत्रिय संघ ने जो निकाली है दहेज विरोधी, और आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें इतनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि दहेज एक कुरीति है और जितना जल्दी ये हमारे समाज से बाहर जाए उतना ही हम जल्दी प्रोग्रेस कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। और राजपूत समाज एक ऐसा समाज है जो मुझे लगता है कि हम राज किया हुआ है, हम लोगों ने, राजपूतों ने राज किया हुआ है। तो ये इनिशिएटिव जो आपने लिया है, ये इनिशिएटिव हर एक राजस्थान के कोने में जाना चाहिए, हर एक गांव में जाना चाहिए, हर एक घर में जाना चाहिए और लोगों को ये जागरूकता किया जाना चाहिए कि दहेज को एक प्रवृत्ति के रूप में लें, उसको एक स्टेटस के रूप में ना लें और अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, लड़के लड़कियों को और लड़कों को स्पेशली, कि वो उनकी शादी हो रही है तो लड़के, मैं तो बोलूँगी जो यंग जनरेशन है, जो लड़के हैं हमारे बना लोग हैं, जिस दिन वो डिसाइड कर लेंगे कि मैं तो लड़की लाऊंगा, मुझे दहेज नहीं चाहिए, तो फिर पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है कि उतना युवा पीढ़ी का इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण योगदान ये रह जाता है कि जो हमारे बना लोग हैं वो इनिशिएटिव लें कि भाई मुझे तो बीवी चाहिए, मुझे दहेज नहीं चाहिए। तो जब ये हमारे समाज में इस तरह की विचारधारा आएगी तो हमारा सर्वांगीण जो विकास जो होगा। पूरा परिचय दें अपना। मैं दीपिका राठौर, मैं आर्मी में जो महिला सशक्तिकरण का एक अहम उदाहरण है। राजस्थान की धरा के ऊपर बहुत छत्राणियों ने जन्म लिया, बहुत वीरांगनाओं ने अपने आप को त्याग दिया, लेकिन सबसे बड़ा जो जहर जो आज के समय के अंदर जो देखा जा रहा है वो दहेज है। दहेज की जो शुरुआत है सबसे पहले वो घर से होती है। बेटी कहती है कि माँ मुझे क्या देगी। यदि माँ उस प्रथा को धीरे धीरे थोड़ा रोकना शुरू कर दे तो उधर से लड़के वालों की तरफ से दहेज प्रथा की एक नई नींव खत्म होती नजर आएगी। इसलिए कहता हूँ कि बच्चे के घर से इस चीज़ की शुरुआत की जाए तो बच्चे के घर तक इसकी क्रांति दिखाई देगी। और मैं इतना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने एक क्षत्रिय कुल के अंदर जन्म लेकर के एक नारी सशक्तिकरण के ऊपर जो मैंने अपनी पुस्तक निकाली है, और प्रयास करता हूँ भगवान से और माँ भगवती से कि आने वाले टाइम के ऊपर एक दहेज प्रथा के ऊपर एक पुस्तक लिखूँ, जिससे हजारों जो छत्राणी और जो बना है वो जागरूक हुए और एक नया रास्ता दे समाज को। मैं डॉक्टर ओम सिंह शेखावत, एक महान समाजशास्त्री राजस्थान से, और जो मेरा गांव है वो चिराना है। और मैं करिश्मा हाड़ा जी को भी धन्यवाद देता हूं और साथ में दीपिका जी को भी, क्योंकि दीपिका जी मेरी 2 साल सीनियर रही हुई हैं।
और करिश्मा हाड़ा जी भी एनसीसी से हैं और ये सबसे बड़ा सौभाग्य है जो देश सेवा के साथ में एक समाज सेवा भी दे रहे हैं। धन्यवाद। एक इनका हेमंत भाई सर, दीपिका जी आप ही साथ में, हाँ हाँ नंदन सिंह जी आप, राष्ट्र सभा कार्यकारिणी में कहानी में आप हैं। कार्यकारिणी में राष्ट्र सभा मेरे परिचय देके फिर एक बार आप अपना परिचय दें और मैं हेमेंद्र कुमारी दुद्दू ठिकाने की बहू हूँ और पिछले 12 साल से गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा की कार्यकारिणी में कार्यकारी महिला कार्यकर्ता हूँ और अभी मैं लेटेस्ट चुनाव हुए उसमें राम सिंह जी चन्नई की कार्यकारिणी में फिर निर्वाचित होकर आई हूँ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि भगवान ने मुझे बहुत बड़े घराने में पैदा भी किया है और मुझे बड़े घराने में की बहू भी हूँ, मगर इसके साथ साथ में मुझे अपने समाज की विशेषकर राजपूत समाज की सेवा करने का जो मौका मिला है उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। और दिलीप बन्ना को मैं बहुत सालों से जानती हूँ कि दिलीप बन्ना राजपूत सभा पधारते रहते हैं। दिलीप बन्ना महरौली और उन्होंने शुरुआत करी थी आपके दहेज विरोधी सत्याग्रह संघ की और अभी मैंने सुना कि साहब महेंद्र सिंह साहब जाखली ने अब ये जो आयोजन किया है कि सब बना, और क्योंकि आजकल मेरा विचार कुछ और है। दीपिका मेरे पास खड़ी हुई है, भाई साहब भी आप काफ़ी हाई एजुकेटेड हैं और बहुत अच्छी बात है कि हम लड़कियों को हमको उच्च शिक्षा दिलानी है, क्योंकि हाई एजुकेशन का मतलब होता है कि आप एक गर्ल को किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अपने फाइनेंशली डिपेंड रहती है, अब वो फाइनेंशली सॉलिड है। मगर उसके साथ साथ में मैं हर छात्रानियों को मेरी तरफ से ये स्पेशली निवेदन करना चाहूँगी कि आप उनको यह कहें कि हमने आपको इतना अच्छा एजुकेशन दिया है, आप जॉब भी कर सकती है, मगर आप राजपूती कल्चर, राजपूती जो हमारे संस्कार है, राजपूती जो हमारी आन बान है, शान है, उसको प्लीज़ उसको मत भूलिए। ये संस्कार हमको बहुत ज़रूरी है कि हम आप किसी भी फील्ड में जाएगी और अगर आप राजपूत फैमिली से हैं तो आपका वहाँ पे कुछ अलग ही होगा कि नहीं आप एक राजपूत फैमिली से है तो आपको देखने में लोग कहेंगे कि नहीं एक राजपूत फैमिली की लेडीज़ है, उसको सम्मान अदर कास्ट करेंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ जहाँ भी किसी भी फील्ड में जहाँ भी राजपूत सतरानियाँ जो भी हमारी बहन बेटियाँ काम कर रही हैं उनको वाकई अदर कास्ट से सम्मान मिलता है और हमें ये बल भी है, हमारा ये ब्लड भी है कि हम वहाँ पे अपना एक वर्चस्व रखते हैं। हर लेडीज़ में होना चाहिए ये। तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं, आप अपनी बेटियों को जॉब भी कराएं, फाइनेंस उनको सॉलिड भी करें, मगर प्लीज़ आप अपनी बेटियों को जो आपके संस्कार है, जो हमारे संस्कार है, वो नहीं भूलें। बेटी को हमेशा ये कहे बेटा प्लीज़ उस घर में जाना है, आपको उसी घर में रहना है, मुड़ के नहीं आना है। हमने खुशी खुशी विदा किया है, हम तुम्हें रोती हुई आते नहीं देखना चाहते। और रहा सवाल दहेज का, तो देखो मैं आपको सही अर्ज करूं कि दहेज में हम सत्तारियों की बहुत बड़ी भूमिका है, ये माननी चाहिए, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। मैं ज़्यादा तो जो इतने सालों से देख रही हूँ उसमें पुरुषों की कहीं भूमिका नहीं है, पुरुष कभी दहेज नहीं मांगते हैं, हमारे पूर्वजों ने भी नहीं मांगा है। मैं तो मेरे घराने की बात करती हूँ और आने वाले जो अभी इस पीढ़ी में जो भी बच्चे हैं या जो हमारे हम लोग हैं, हमने कभी दहेज नहीं मांगा है। दहेज का मतलब ये है कि दहेज का मतलब होता है कि आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, वो एक होता है कि गिफ्ट होती है बेटी को, जो हर बाप और हर माँ देना चाहती है। उनको पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके बाद विदा करते हैं। तो कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी खाली हाथ जाए, वो ज़रूर अपनी तरफ से अपनी हैसियत से करते हैं। मैं तो ये कहूँगी जो वो अपनी हैसियत से दे दिया वो आप सिर लगा के ले आए घर पे, यही दहेज का अंत है। बस आपको मांगना नहीं है, मांगने वालों से आपको अपनी बेटी देनी नहीं है, सही बात है, और वहाँ से बेटी लानी नहीं है, आपको मांगना नहीं है। जो उन्होंने अपने हिसाब से जो उन्होंने अपनी हैसियत से दे दिया उसको आप सिर लगा के ले आए। ये सबसे बड़ा दहेज का अंत यही हो जाएगा। अगर ये मेंटेलिटी भी अगर सब में दिमाग में आ जाए, ये भी अगर सब मैच्योर हो जाए इस बात को लेके, तब भी अंत देश भी। बाकी देखो वो क्या स्त्री धन होता है, जो लड़की लेके आती है वो स्त्री धन होता है, उस पर पेरेंट्स का कोई अधिकार नहीं होता। मैं सोचती हूँ मेरे को क्या मिला, मेरे बच्चों को जो कुछ मिला वो उनका है, मेरे को क्या, मुझे तो एक बेस मिला है हुक्म,
जो मैंने सामान से लिया है कि नहीं बेटे के ससुराल का आया है पहनूंगी। अच्छा मैम, एक बात आपने बोली अभी कि एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है और राजस्थानी कल्चर को भी आपको बच्चों को सिखाना चाहिए। बिल्कुल। तो एजुकेशन तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो उस बीच में कैसे कैसे मुमकिन हो ये पाएगा? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि इंग्लिश मीडियम है ना, इंग्लिश मीडियम में ये अंग्रेजों ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी है हिंदुस्तान के साथ में कि वो हमारी कुछ अपना कल्चर ऐसा छोड़ गए कि न तो हम हिंदुस्तानी हुए हैं, रह रहे हैं, और नहीं हम यूरोपियन हो सके हैं। हम तो अद्वीस में हो गए हैं जी, है ना। इस चीज को ही तो समझाना है जी, इस चीज से कैसे समझाना है कि हमको यूरोप की तरफ नहीं देखना, अपना वेस्टर्न की तरफ नहीं देखना है, हमको हमारे हिंदुस्तान की तरफ देखना है। पढ़ने का मतलब यूरोपीय नहीं है ना। आपको मॉडर्न का मतलब ये नहीं होता है कि आप शॉर्ट कपड़े पहन के दौड़े। बिल्कुल एग्जैक्टली। आपको मॉडर्न का मतलब होता है कि आपकी मेंटालिटी मॉडर्न होना चाहिए, जो हमारी कुरीतियां हैं उनको हम दूर करें, है ना। बाकी जो हमारा देखो जमाने के साथ तो चलना पड़ेगा, जो जमाना है उसके साथ चलना पड़ेगा, मगर उसमें आपको अपना एक स्टैंड रखना है कि जमाने के साथ हमको कैसे चलना है जी। तो पेरेंट्स के लिए जी, हमारी संस्कृति को कैसे जीवित रखें। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पेरेंट्स को मैं स्पेशली आपसे अभी यही रिक्वेस्ट कर रही थी सभी ससुरालियों से कि अपनी बेटियों को और बेटों को ये जरूर सिखाए। बेटों को बोले प्लीज आपको बना नहीं बनना है। बना मीन्स मेरा मतलब और है जी, बनना का मतलब इन बैड हैबिट्स में। ओके, हमको बना नहीं बनना है। मैं हालांकि राजपूत फैमिली से हूँ, मुझे ये बात कहते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा है, मगर ये मेरा शुरू से रहा था। मैंने अपने दोनों बेटों को भी यही बोला था कि नहीं बना नहीं बनना है। और आप मानोगे नहीं, उसके फ्रेंड्स ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं, बाहर के हैं। मेरा बड़ा बेटा लंदन से होटल मैनेजमेंट करके आया है, एट प्रेजेंट वो न्यूजीलैंड में जॉब कर रहा है। मेरी बेटे की बहू ने, मैंने वहाँ से न्यूजीलैंड से उनको IT करवाई है, वो दोनों वहाँ जॉब कर रहे हैं। यहाँ छोटा बेटा IT में जॉब कर रहा है। तो आपने उनको किस प्रकार से सहायता की अपनी कल्चर को उनके अंदर जिंदा रखने में? एक्चुअली होता क्या है, ये हमारे ब्लड में होता है भैया, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं मैम, फिर भी आपने है ना जो आपने अपने बच्चों को सिखाया, हम चाहते हैं कि और भी लोग पेरेंट्स जाने। यही सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमको बच्चों को पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हमको उनको हवा में उड़ाना है। चाहे हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो हमारी रिजर्व है। उनको एक ही बात बतानी है कि तुमको पढ़ना है और तुमको कमाना है, तुमको अर्न करना है ना। उसी पे जब भी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना तो बेच के खाते रहो। नहीं, इसमें राजपूती कल्चर का पूछ रहा हूँ मैम। राजपूती कल्चर का तो ये है कि आपको अपनी आन बान शान जो हमारी जो पीढ़ियों दर पीढ़ी चली आ रही है, वो हमारी इन्होंने दादों सा से भी देखी है, बड़े दाता से भी देखी है, हम लोगों से भी देखी है। तो वो चीज़ तो एक्चुअली आ ही जाती है। अच्छा। उसमें कोई स्पेशली करने की जरूरत नहीं होती है। इस बात का जवाब मैं देती हूँ। जी बिल्कुल। क्या होता है कि पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, जो हमारे क्षत्रिय धर्म के लोग होते थे, उनको सारी कलाएं आती थी, चाहे वो शस्त्र ले लीजिए, चाहे वो शास्त्र ले लीजिए, चाहे वो विद्या ले लीजिए। जैसे कहा जाता है शस्त्र, शास्त्र और शक्ति का प्रतीक होती है क्षत्राणी जी। तो क्या है कि सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, हम सीखते हैं, पर इस सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना कल्चर छोड़ दें। एग्जैक्टली। मैं एक एयर होस्टेस रह चुकी हूँ इंटरनेशनल एयरलाइंस में 11 साल। वहाँ छोड़ के मैं अपने कल्चर में, अपनी रूट्स में इसलिए आई हूँ ताकि हमारी जड़ें मजबूत रहेगी तो हम सक्षम और सशक्त रहेंगे, तभी हम अपने समाज का सही तरीके से निर्माण कर पाएंगे। ये संस्कार जो है इनबिल्ट तो होते ही हैं, पर क्या है कि बचपन से ही चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। आप सब सीखिए, सब करिए, पर अपना कल्चर जो है वो सर्वप्रथम है, सर्वोपरि है, हमारे सर माथे है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि सारी कलाएं आपको आएँ। मेरे को 13 भाषाएं आती हैं इंटरनेशनल जी, जो भी जितनी भी भाषाएं हैं 13 भाषाएं मैं जानती हूँ, पर जो मैं पसंद करती हूँ मेरे राजस्थान की मारवाड़ी भाषा है। तो संस्कृत भी आती है इसमें? संस्कृत नहीं, इंटरनेशनल भाषाएं मैंने बोली। अच्छा, नहीं मैं पूछ रहा था आपको 13 इंटरनेशनल भाषाएं आती है, बट संस्कृत आती है आपको? हिंदी आती है मुझे, मारवाड़ी होती है। अच्छा ठीक है, संस्कृत में राम रमो रामेति बोल लेती हूँ, पर क्योंकि अब वो कल्चर रहा नहीं है कि संस्कृत में हम बोलें, तो वो जो प्रैक्टिस में रहेगा, पर मेन जड़ तो हमारी मारवाड़ी है, जिसको हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी हमारे राजस्थान की भाषाओं में लेके आए। तो ये जो RBSE बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, ये मारवाड़ी को क्यों नहीं शामिल करता है एजुकेशन के अंदर? प्रयास चल रहे हैं हमारे, और बहुत जल्दी ही हुक्म जैसे लोग इस चीज को लेके आएंगे। और हमने गजेंद्र सिंह जी शेखावत के सामने भी ये बात रखी थी हमारा। अच्छा, तो अभी जैसे बात चल रही है कि दहेज प्रथा के खिलाफ,
तो कोई आप में से बता सकता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी वैसे? देखिए, शुरुआत जो है आपको पता है हर चीज़ जड़ों से शुरू होती है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं जड़ों पे काम कर रही हूँ, तो हम जड़ों को ठीक करेंगे कि जो जड़ें गलत हो गई हैं ना, उन जड़ों को निकालेंगे और जो जड़ें अच्छी हैं वो अपने आप अपनी शाखाएं बना लेगी और एक दिन इस तरीके का बड़ा पेड़ बनेगा। फिलहाल तो मैंने देखा है कि जो हमारे समाज है वो काफ़ी लोग डिसोवे कर रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं, हमें दहेज नहीं चाहिए। तो इसका मतलब तो यही है कि काफ़ी लोग ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं इसके खिलाफ। बिल्कुल, देखिए क्या है कि जितना लोग पढ़ रहे हैं, जितना साक्षर हो रहे हैं, उतनी समझ आ रही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पढ़ने वाली औरतों को समझ है। मेरी नानी सा हुक्म थे, 80 साल के होके गए, पर बचपन से उनके पास जो एक बुद्धि थी वो इस तरीके की थी कि वो साक्षर ही थी। वो हमेशा यही समझाती थी कि कुरीतियों को हमें सपोर्ट नहीं करना है, चाहे वो दहेज प्रथा हो या चाहे वो कोई भी प्रथा हो। अगर हम सपोर्ट करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उसे भुगतती रहेगी, सहन करती रहेगी। तो इस चीज़ का जो ये धीरे धीरे है, हमने आज उठे हैं। आज आप ये देखिए कितनी जनसंख्या आज इकट्ठी हुई, कितनी क्षत्राणियाँ, कितने क्षत्रिय उन्हें लेके आए हैं। ठीक है, इसी संख्या को देखते हुए आपको पता लगना चाहिए कि आने वाला समय हमारा होगा और ये दहेज अवश्य खत्म होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, नाइस। कृपया आप सुमेर सिंह जी को जो ऊँट लड्डे से झुंझुनू के अंदर बारात लेके गए थे और दहेज विरोधी शादी अपने भाई की करके लाए थे, वो सुमेर सिंह जी हैं जिन्होंने तोरण के ऊपर भाषण दिया दहेज के विरुद्ध। हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और पूरे समाज को जगा रहे हैं और पुरानी परिपाटी को लागू करने के लिए या जिंदा करने के लिए लगे हुए हैं और इनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमारी सेवा महेंद्र सिंह साहब निकलते हैं। यह है भवानी सिंह जी जो कि सूर्य नारायण सेवा फाउंडेशन के फाउंडर हैं और इनके साथ में ही देखिए जो कि दहेज के खिलाफ इन्होंने अपना समय व्यतीत करते हुए काफ़ी लोगों की मदद की है, काफ़ी लोगों को अच्छा मैसेज दिया है। फिर 20 लड़के आ गए और आगे फिर साफ किया हमने। ये सूर्य नारायण की पहल है। इनका सम्मान बनता है। ये है विक्रम सिंह गेला सर। कि हमें इस शानदार सभा को सफल कराना है और इनके जरिए हम पूरे हिंदुस्तान में पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरा का पूरा समाज आज इनके पीछे है और ऋषि गुरुकुल आश्रम की स्थापना की है, राज ऋषि गुरुकुल आश्रम की। उसके अंदर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि राजस्थान का हर गांव को हम छुएं महाराज के नेतृत्व में। और जिस दिन हम 2-3 महीने की मुझे भी छुट्टी लेनी पड़ेगी और हम पूरे राजस्थान में घूमेंगे महाराज के साथ में। और महाराज का विचार है, महाराज का एक सपना है कि एक ऐसा गुरुकुल बने, एक ऐसा आश्रम बने पूरे हिंदुस्तान के लिए, जैसे बाबा रामदेव जी कर रहे हैं उसी प्रकार के राजस्थान के। और उस अकेडमी से हम चाह रहे हैं कि वहाँ ज्यादा नहीं 1000-2000 फौजी निकले। और आज जो समस्या आ रही है आप लोगों के सामने कि सरकारी वर्ग चाहिए, हमें सरकारी वर्ग चाहिए, वो सपना महाराज ने देख रखा है कि मैं मेरे आश्रम से, मैं मेरे गुरुकुल से उन लड़कों को ट्रेनिंग देके और हजारों की संख्या में हर साल फौजी निकालूंगा। और वो दिन दूर नहीं है बंधुओं, ज्यादा दिन दूर नहीं है। 2-4 साल के अंदर गुरुकुल पुष्कर में या अजमेर में या जयपुर में बनके तैयार हो जाएगा महाराज के नेतृत्व में। और जिस दिन हम जमीन खरीद के और नींव लगाएंगे उसी दिन इसी तरह से अलग जगाएंगे। और आप लोग खड़े हो जाना महाराज के गुरुकुल आश्रम के लिए। और हर घर से मातृ शक्ति निकले, हर घर से हमारा वो युवा निकले, हर घर से वो पुरुष निकले कि महाराज के साथ होंगे और गुरुकुल की स्थापना करेंगे। और ज्यादा नहीं, कम से कम 1000-2000 फौजी उस गुरुकुल के से अकेडमी से सरकारी नौकर लगे। और उनकी सगाइयां भी हम सपना देख रखा है, यदि 1000 लड़कों की सगाइयां सरकारी लोगों को एक साइड एक लाइन में बिठा के महाराज के हाथों से तिलक करवाएं।